विकास की डगर पर तेजी से बढ़ते कदम और नित नए आसमान छूने का हौसला हर भारतवासी को दे रहा है भरोसा नए भारत का। वो भारत जिसकी मजबूत बुनियाद खड़ी है सबको साथ लेकर चलने के मूलभूत सिद्धांत पर। भारतीय संविधान की सबसे अलग पहचान है अनेकता में एकता का संकल्प। सबका साथ सबका विकास ही केवळ एक घोषणाच नाही तर नव्या युगाची सुरुवात आहे। देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याचं तसंच विकासाच्या दिशेनं पावलं उचलण्याचं स्वप्न बघणाऱ्या आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे प्रधानमंत्री झाल्याक्षणी प्रशासन व्यवस्थेमध्ये बदल करायला सुरुवात केली आणि सर्वसमावेशक विकासाला प्रेरणा देणाऱ्या तसंच भ्रष्टाचारमुक्त शासनाचं नेतृत्व केलं। समाजातल्या अगदी शेवटच्या स्तरातल्या व्यक्तीला सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी अत्यंत गतिमानतेनं काम केलं। गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदावर कार्यरत असताना त्यांना एक गोष्ट जाणवली होती, ती म्हणजे केंद्र सरकारच्या अनेक योजना राज्य सरकारांच्या परवानगीशिवाय लागू होत असत। राज्यांचं म्हणणं देखील ऐकलं जावं अशी मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांची इच्छा होती। देशाचे प्रधानमंत्री झाल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या चारही दिशांनी विकास करण्यासाठी सहकारी तसंच प्रतिवादी संघाच्या सहकार्यावर अधिक भर दिला। केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिक काळ मोठ्या भावासारखे संबंध राहिले असल्याचं ते म्हणाले। सर्व राज्यांसाठी वर्षानुवर्ष एकाच साच्यातली कार्यपद्धती वापरण्यात आली। वेगवेगळ्या राज्यांमधली विविधता आणि त्यांच्या स्थानिक गरजा विचारात न घेता ही कार्यपद्धती वापरण्यात आली। या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन मोदी यांनी सहकारी संघवादाला प्रतिस्पर्धी संघवादाची जोड दिली। 71व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्तानं लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण करताना ते म्हणाले की मी अधिक काळ मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत असल्यानं देशाच्या विकासात राज्यांचं योगदान किती महत्त्वाचं आहे हे मला माहीत आहे। सहकारी संघवाद आणि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवादावर त्यांनी विशेष भर दिला आहे। प्रधानमंत्री वारंवार या मुद्द्यांवर जोर देत आहेत। ते छत्तीसगड राज्यातल्या राज्य उत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी म्हणाले होते की विकास की नई ऊंचाइयों को कैसे पार करें, उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। देश की सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बल देकर के आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि राज्यों और राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, विकास की स्पर्धा चाहते हैं और भारत सरकार इस विकास की यात्रा में जो तेज गति से आगे आना चाहता है, ऐसे सभी राज्यों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हर प्रकार की मदद करने के लिए हमेशा हमेशा प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्र्यांच्या या वक्तव्याचं विशेष कौतुक करत प्रसिद्ध उद्योगपती नारायण मूर्ती यांनी म्हटलं होतं की या घोषणेमुळे गुंतवणूकदारांना तसंच उद्योगांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी परस्पर राज्यांमधील स्पर्धा वाढेल। प्रतिस्पर्धी संघवाद हा सहकारी संघवादाचाच एक पैलू आहे। त्यामुळेच क्षमतेत वाढ होईल। जेव्हा विविध राज्य परस्परांमध्ये प्रतिस्पर्ध्यांच्या भावनेनं काम करतात त्याचा लाभ संपूर्ण राज्यालाच होतो। कोरोना लसीकरणाची बाब असो किंवा कृषी क्षेत्र, वीज, पाणी, उद्योग आदी कोणत्याही क्षेत्रात एक राज्य दुसऱ्या राज्यांपेक्षा अधिक उत्कृष्ट कामगिरी करण्याच्या भावनेनं काम करत असेल तर त्याचा लाभ संपूर्ण देशालाच होतो। म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की ही स्पर्धा एकमेकांची प्रगती करण्यासाठी असून परस्परांना पाडण्याची स्पर्धा नाही। सहकारी संघवादात सगळी राज्य देशाच्या विकासासाठी सांघिक स्वरूपात काम करत असतात। वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार नीती आयोगानं केंद्राच्या महसूल करात राज्यांचा हिस्सा 32% वाढवून 42% केला आहे। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन 49 इंडिकेटर्स पे बेस लेवल बना है। कैसे ये आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं और इनके बीच में कंपटीशन खड़ा किया। जैसे हमने इनकी रैंकिंग की और जो रैंकिंग निकली उसको हमने ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक के आगे डाला कि ये जिला आगे जा रहा है, ये जिला पीछे आ रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन हुआ और हर डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन हुआ। सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने इसमें कॉम्पीट किया और सारे जिलों में एक विकास का बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ और ये एक जन आंदोलन में बदला। आपापल्या राज्यांच्या प्राथमिक गरजांनुसार ही रक्कम वापरण्याचं स्वातंत्र्य प्रत्येक राज्यांना दिलं आहे। ज्या राज्यात
केंद्राद्वारे दिलेले आर्थिक सहाय्याचा सुयोग्य वापर झाला आहे त्या राज्यात निधी आणि गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे सहकारी आणि प्रतिस्पर्धी संघवादाला केवळ राज्यांमध्येच नाही तर जिल्ह्यांमध्ये आणि ब्लॉकपर्यंत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकारी संघवादाचा महत्त्वाचा उद्देश गाठण्यासाठी तसंच सुशासनासाठी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. विकासातली भौगोलिक असमानता नष्ट करण्यासाठी नीती आयोगानं पूर्वोत्तर राज्य अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप तसंच हिमालयीन क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे. नैसर्गिक साधन संपत्तीचं संरक्षण करण्याबरोबरच या साधन संपत्तींचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. क्रमवारीच्या माध्यमातून सर्वच राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा राहावी यासाठी नीती आयोग प्रोत्साहन देत आहेत. क्रमवारी संदर्भात नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणाले, जीएसटी लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धी संघवाद की धारणा मेरे ख्याल से ज्यादा मजबूत होगी. साथ साथ इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें सहकारी संघवाद भी है और प्रतिस्पर्धी संघवाद. सहकारी संघवाद इसलिए है क्योंकि अगर कोई चीज एक कॉमन बेस के ऊपर है तो जब तक केंद्र और राज्य एक साथ नहीं चलेंगे तब तक ये जो बेस है, ये जो कर हम एकत्रित कर रहे हैं वो बढ़ नहीं सकता है. प्रतिस्पर्धी संघवाद इसलिए उभरा है क्योंकि अभी हमारी जो आर्थिक स्थिति है पिछले 2-3 सालों से कर हैं वो एकत्रित नहीं हो रहे हैं, तो राज्यों को लगता है कि केंद्र उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है. केंद्र समझता है कि राज्य की जरूरतें हैं और केंद्र की जरूरतें हैं, उसको किस तरह से एक साथ निकाल के चलना चाहिए. प्रतिस्पर्धी संघवाद की जो धारणा है वो पनप रही है. 2014 पासून प्रतिस्पर्धी संघवादावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं, कारण विकासाची परिस्थिती अशा एका वळणावर आली होती की त्यात सुधारणा करण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक होतं. आर्थिक विकासाची गती अधिक जलद करण्यासाठी प्रतिस्पर्धी संघवादाचं स्थान अतिशय महत्त्वाचं आहे. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची सुरुवात केली. त्यामुळे संपूर्ण देशात समान कर लागू झाला. जीएसटी लागू झाल्यानंतर प्रतिस्पर्धी संघवादाची स्थिती किती बळकट झाली आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही माजी वित्त सचिव आणि 15व्या वित्त आयोगाचे सदस्य एन झा यांच्याशी संवाद साधला. 15वें वित्त आयोग ने 3-4 विषयों पर उन्होंने खास ध्यान दिया है. शिक्षा के ऊपर, कृषि के क्षेत्र में है, स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में है. पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो राज्यों ने कदम उठाए, जो राज्य ने अच्छा किया, उनको ज्यादा पूरे कर के पूल से ज्यादा पैसे दिए गए. वित्त आयोगानं प्रतिस्पर्धी संघवादाच्या आपल्या योजना आणि धोरणांमध्ये सामील करून घेतला आहे. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिलों के अफसरान के साथ, टीम्स के साथ बात करी तो उभर के आता है कि किस तरह की मेहनत हर जिले में हो रही है, किस तरह से इनोवेशंस किए जाते हैं. एक पर्टिकुलर स्टेट में ऑर्डिनरी कार्स को लेके एम्बुलेंस बनाए गए, जोनल सिस्टम कहीं पे ऑक्सीजन सप्लाई के और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के करे गए. पंचायती राज के मेंबर्स को कैसे जोड़ा जाए इसके उदाहरण सामने आए. लोगों को सपोर्ट कैसे करी जाए होम केयर में, तरह तरह की उसके एग्जाम्पल सामने आए. तो ये सारा एफर्ट देश में हो रहा है. प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स की टीम के साथ भी बात करी थी, लगभग 100, 125, डॉक्टर्स के साथ, 25 से ऊपर की स्टेट्स के साथ. उसमें भी जो जज्बा दिखता है, पूरी मेहनत दिखती है कि कोविड को भी कैसे संभाला जाए और इन अस्पतालों में नॉन कोविड सर्विसेज को भी कैसे संभाला जाए. आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मिती प्रक्रियेत खाजगी क्षेत्रांनाही संधी देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट या धोरणानुसार नव्या कार्यपद्धतींना संधी दिली आहे. यासाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आल्यात. शिक्षण, कौशल्य विकास तसंच स्टार्टअपला बळकटी देण्यावर लक्ष केंद्रित करायला सुरुवात झाली. समुद्र किनाऱ्यावरच्या राज्यात निळ्या अर्थव्यवस्थेला आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये जैविक शेतीला प्रोत्साहन दिलं गेलं. केंद्रानं विविध क्षेत्रांमध्ये प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना सुरू केली आहे. केंद्र सरकारनं मेक इन इंडिया योजनेवर विशेष भर दिला. यासाठी छोटे छोटे स्टार्टअप सुरू केले. देशातला पैसा देशातच राहावा हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या माध्यमातून देशात अधिकाधिक रोजगार संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. राज्यांमध्ये जी क्षमता आहे त्या क्षमतेला देशातच नाही तर परदेशातही ओळख निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवादात समस्त राज्य राष्ट्रहिताचा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन लक्षात घेऊन केंद्राबरोबर एकत्रितपणे काम करत आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम समोर येत आहेत. कोरोना काळ हे एक संयुक्तिक उदाहरण आहे.
कोरोना काळात सरकारतर्फे केल्या गेलेल्या उपाययोजनांबद्दल नीति आयोगाचे सदस्य वी.के. पॉल म्हणाले, मेरा नाम उत्तम कुमार बोनिक है। मैं पिछले 2 सालों से आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाओं का मैं उपभोग कर रहा हूँ। पिछले साल मेरी बहू को प्रेगनेंसी था और उसका जो पूरा ऑपरेशन का जो बेनिफिट है वो मैंने गवर्नमेंट अस्पताल से लिया है और आयुष्मान भारत के अंतर्गत मुझे बहुत सारे फॅसिलिटीज मिले हैं। केंद्र सरकारच्या सहकार्यानं राज्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमुळे नागरिकांना लाभ मिळत आहे। केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या आयुष्यमान भारत योजनेमुळे काही कोटी नागरिकांना लाभ मिळाला आहे। आम्ही आगरतळा इथल्या या योजनेच्या लाभार्थ्यांशी बातचीत केली। प्रधानमंत्री योजना है जिससे हमें 2 लाख रुपए मिले कि मेरा भाई की शादी थी, 44 दिन के बाद वो गुजर गया। बाद में पता चला उसने प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है उसने बीमा रखवाया था, तो उस बीमा की धनराशि है जो हमको बहुत फायदेमंद हुई, जिसकी वजह से जैसे जो कर्जा किया था शादी के वक्त वो कर्जा हमको देने में बहुत आसानी हुई। और मैं सही में खरेखर बोलता हूँ कि जो ये प्रधानमंत्री योजना है उसका लाभ सबको लेना चाहिए। अशीच आणखी एक योजना आहे प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना। अपघातात मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला या योजनेअंतर्गत सामाजिक सुरक्षा दिली जाते। मध्य गुजरातमधल्या महिसागर जिल्ह्यातल्या लुणावाडा इथले गरीब वृद्ध चंदूलाल सोलंकी हे या योजनेचे एक लाभार्थी आहेत। त्यांच्या 4 मुलांमधला सर्वात लहान मुलगा संजय याचा विवाहानंतर काही काळातच मृत्यू झाला। संजयचे मोठे भाऊ दिनेश सोलंकी यांनी या घटनेची माहिती दिली। प्रधानमंत्री योजना है जिससे हमें 2 लाख रुपए मिले कि मेरा भाई की शादी थी, 44 दिन के बाद वो गुजर गया। बाद में पता चला उसने प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है उसने बीमा रखवाया था, तो उस बीमा की धनराशि है जो हमको बहुत फायदेमंद हुई, जिसकी वजह से जैसे जो कर्जा किया था शादी के वक्त वो कर्जा हमको देने में बहुत आसानी हुई। और मैं सही में खरेखर बोलता हूँ कि जो ये प्रधानमंत्री योजना है उसका लाभ सबको लेना चाहिए। भारत सरकारतर्फे कुपोषण दूर करण्यासाठी टप्प्याटप्प्यानं पोषण अभियान राबवलं जातं। या संदर्भात आम्ही केरळच्या इडुक्की इथल्या सरकारी हायस्कूल चितिरामपुरमच्या एका शिक्षिका स्त्रीजा एस नायर यांच्याशी संवाद साधला। केरल के 152 ब्लॉक पंचायतों में पोषण अभियान कार्यक्रम चलाते हैं। औरतों और बच्चों के समग्र विकास के लिए सहायक कार्यक्रम आंगनबाड़ियों के द्वारा पोषण अभियान चलाते हैं। बच्चों के बढ़ाव का जांच, सामाजिक अधिष्ठित कार्यक्रम, पोषण ट्रैकर नामक मोबाइल एप्लीकेशन आदि पोषण अभियान के भाग है। इसलिए अब ब्लॉक स्तर में और आंगनबाड़ी स्तर में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। केंद्र सरकारच्या सहकार्यानं राज्य स्वच्छ भारत अभियान अत्यंत यशस्वीपणे राबवलं जात आहे। याचं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेशातले इंदोर हे शहर। आम्ही इंदोरच्या महापालिका आयुक्त प्रतिभा पाल यांच्याशी बातचीत केली। इंदोर सातत्यानं स्वच्छतेचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सुयोग्य दिशेनं काम करत असल्याचं पॉल यांनी सांगितलं। इसी संबंध में लगातार 5 सालों से इंदौर ने काम किए हैं, चाहे वो कचरे का सेग्रीगेशन हो, कचरे का कलेक्शन हो, रोड्स का पूरा सेक्शन डेवलपमेंट हो, मैकेनिकल स्वीपिंग हो, कई सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स को बनाना हो। ये सभी चीजें हैं क्योंकि लगातार न सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की भी ये टॉप प्रायोरिटी की योजना रही है और सदैव इसकी भोपाल से भी समीक्षा की जाती है। केंद्राच्या सहकार्यानं राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचा राज्य लाभ घेत आहे। लोकांच्या भल्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवून काम केलं तर त्याचा परिणाम चांगलाच होतो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रहिताच्या भावनेसह ज्या कामाची एकलपणे सुरुवात केली होती त्यात यथावकाश नागरिक जोडले गेले आणि देश विकासाच्या पदपथावर अग्रेसर झाला। मैं अकेला ही चला था जानी वे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।